गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 158 है यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 158 तक पहुँच सकते हो। हर दिन उसका प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, इस सीरीज़ की हम पेड सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उसमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। एग्ज़ाम तक हम सीरीज़ को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फुल टेस्ट होगा वो, उसमें एक टेस्ट में 150 प्रश्न होंगे और 15 से ऊपर टेस्ट हैं। ठीक है, 20-22 जब तक जितने भी होंगे सबको देते रहेंगे सेम अमाउंट में। तो पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको चाहो तो परचेज कर सकते हो। बिना किसी देरी के पहला प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? जनपद दुर्ग मित्र कोश। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र, ऑप्शन नंबर सी। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग जो है वो मित्र था। कौटिल्य के अनुसार राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सेंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए। तो विलियम जोन्स वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रो कोर्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? किसको हराया था सेल्यूकस निकेटर ने? सेल्यूकस निकेटर किस भारतीय राजा के द्वारा हारा था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आयाम पर राजधर्म की स्थापना की थी? कौन है वो? वो है अशोक महान। तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी लोग कर सकें। अशोक का जो धम्म है वो सदाचार का धर्म था, और ये ऐसे नैतिक नियम थे उसके जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था बिहार, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था अफगानिस्तान, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था कलिंग भी। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन तो है उसके 13वें शिलालेख में, तो कलिंग को तो सबसे पहले लगाइए। श्रीलंका नहीं है। तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। ठीक है, इन सभी को छोड़कर सब जगह था। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश की धरोहर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया था उसको? ठीक है, अशोक महान ही इसका उत्तर है। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा या संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? 4 बौद्ध संगीति, ठीक है, 4 शासकों के शासनकाल में आयोजित, और उन चारों की अध्यक्षता जिसने की, ये सब एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। तो पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, और चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडबलन में। और पहले की अध्यक्षता की थी अजातशत्रु ने, दूसरे की काला अशोक, तीसरे की अशोक और चौथे की थी कनिष्क ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी तीसरी बौद्ध संगीति की बात हो रही है यहाँ पे। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में, सभाया संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, और यह तृतीय बौद्ध सभाया संगीति थी। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिश ने। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिश ने। कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। कौन सी है? ये तीसरे नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है कहाँ पर? और यूके पीएससी के एग्जाम में जो है पूछता रहता है। इस बार के यूके लोब
अपर पीसीएस में तो पूछा नहीं, ठीक है, जो 3 तारीख को हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस में बहुत पूछता है इसको। ये है कालसी, जो कि देहरादून में है। तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो है देहरादून में कालसी थी, और कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कुमारगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, और भारत में उसने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ सुना, उसने अपनी पुस्तक या ग्रंथ इंडिका, बड़ा पूछते हैं इसको एग्जाम में, ठीक है, इसमें जो है लिपिबद्ध किया था या संग्रहित किया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को ठीक है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, ठीक है, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। नंबर 11 पर आ जाइए। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ये ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। समाहर्ता जो है ना, वो राजस्व इकट्ठा करता था। तो मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का काम जो है समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। जो अंतपाल है वो सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करते थे, ठीक है, वो जो बीमा है ना, अंतपाल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इसका उत्तर है तक्षशिला। तो तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। भाग एवं बलि थे, क्या थे ये? सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान या फिर प्रशासकीय विभाग? भाग एवं बलि ये थे राजस्व के स्रोत। तो भाग एवं बलि प्राचीन भारत में जो है राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता, किसकी अर्थशास्त्र? कौटिल्य की या चाणक्य की या विष्णुगुप्त की? तो 3 नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा जो है भूमि का मालिक होता था, और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी होता था, और इस कर को जो है भाग कहते थे, और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। नंबर 14 पर आ जाइए। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? भूमि कर को कौन एकत्र करता था मौर्य काल में? सीताध्यक्ष करता था, ठीक है। तो मौर्य काल में सीताध्यक्ष जो है कृषि भूमि का अध्यक्ष था, और वही भूमि कर वसूलने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? कौन था? प्रतिष्ठान या पाटलिपुत्र? प्रतिष्ठान या पैठन? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। प्रश्न पूछा है कई बार। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश? प्रश्न ये भी कई बार पूछा है, और इसका उत्तर है सातवाहन वंश। तो उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश का संस्थापक शिमुक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इनमें से वो है खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। तो उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि खारवेल जो है वो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव रखता था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक है, देवगुप्त, देवर्षि, प्रियदर्शी, यह है चंद्रगुप्त, ठीक है, और एक और है विक्रमादित्य। ठीक है, किसको कहा जाता है विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त द्वितीय को। देवगुप्त भी, देवर्षि भी, प्रियदर्शी, देवराज। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त, देवर्षि और देवराज, ये सभी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित में से किसके अभियान के बारे में जानकारी देता है हमको?
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है और इस संदर्भ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह, ठीक है, हरिसेन ने जो है संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? इनमें से वो है प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। तो बाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। तो 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न जो है स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। बाकी इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी जानकारी है। धन्यवाद।